यूपी हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात के तहत इबादतगाहों में 5 अफराद की पाबंदी के बाद मुस्लिम समाजी मिली तंजीमों ने हुकूमत से रियायत का मुतालबा किया था, लेकिन इस ताल्लुक से अब तक कोई फैसला नहीं किया जाने के बाद मेरठ में उलमाए किराम ने इज्तिमाई तौर पर तरावी और नमाज अदा करने की गुंजाइश निकाल ली है। मजहबी रहनुमाओं ने माह रमजान में तरावी और जमात से नमाज के लिए मसाजिद के बजाय खुले मैदान और बड़े हॉल के इस्तेमाल करने की लोगों को सलाह दी है। मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि 5 से ज्यादा अफराद की पाबंदी मसाजिद के लिए है, लेकिन खुले मैदान या बड़े शादी हॉलों में 100 अफराद तक की रियायत है, जहां एहतियाती इक़दामात के साथ तरावी और जमात से नमाज अदा की जा सकती है। का जो आदेश है धर्म स्थलों के लिए, वो आदेश अपनी जगह पर बाकी है। तमाम धर्म स्थलों में, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजा हो, 5 ही आदमी के जाने की परमिशन है। लिहाजा इसकी रियायत रखी जाए कि हर जगह पर 5 आदमी अपना जाएं और सैनिटाइज से जाएं और मास्क लगा हुआ हो और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसका ख्याल रखकर ये 5 आदमी मस्जिदों में नमाजें अदा करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और सहूलत दी है। वो सहूलत ये है, अगर कोई बड़ी जगह है और जहाँ कोई शादी का हॉल है, जिस जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं या कोई मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसा कोई बड़ा अगर हाल है, उस बड़े हाल के अंदर अगर 50 आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और इसी तरह मास्क लगाकर सैनिटाइज हो करने के बाद में अगर वहाँ 50 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं और इतनी ही जगह खाली भी रह सकती है, तो ऐसी जगह पर आप जो है अपने कुरान पढ़ने का एहतमाम कर सकते हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से इबादत गाहों में 5 अफराद की तादाद तय किए जाने के बाद से ही लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज जमीयत उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से मुतालबा किया है कि अपने फैसले पर असर नौ गौर करे। मारूफ आलमदीन मौलाना अहमद हुसैन मुजाहिरी ने की क़यादत में जमीयत के दीगर जिम्मेदारान ने कहा कि मुल्क में फैली वबा से बचाव के लिए हुकूमत के साथ ताउन को लेकर हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, लेकिन जिस तरह दीगर कामों के लिए जगह के रकबे के हिसाब से लोगों की तादाद तय की गई है, उसी तरीक़ेकार को इबादत गाहों के लिए भी किया जाए। जमीयत अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने अवाम से भी अपील की है कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है वो हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल पैरा हो और हर मुमकिन ताउन करें। पहली अपील ये करेंगे कि जो हुकूमत का आदेश है या उसकी गाइडलाइन है उसकी पूरी पाबंदी करें। सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि जैसे सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन हमारी एक गुजारिश है सरकार से कि अगर जो मस्जिदें या मंदिर जैसे बड़े हैं, यानी मंदिर की कैपेसिटी अगर 500 लोगों की है तो कम से कम वहाँ पर 150 लोगों की जाने की इजाज़त दी जाए। ऐसे ही मस्जिद अगर बड़ी है तो वहाँ पर भी जो है बजाय तादाद के हिसाब से, यानी मस्जिद की कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर तादाद बढ़ा दी जाए मुक़्तदी हजरात की जो नमाज़ पढ़ने जाना चाहते हैं। तो रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना और हमारे हिंदू भाइयों के नवरात्रि का महीना जिसमें लोग उपास रहते हैं, ऐसे मुक़द्दस महीनों में अगर थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती, जैसे जो मस्जिदें जहाँ पर 500 लोग आते हैं वहाँ पर अगर 100 की इजाज़त मिल जाए, या जहाँ पर 100 लोग आते हैं वहाँ पर अगर 50 की, या इस तादाद को अगर बढ़ा दिया जाए तो हुकूमत हिंद और मौजूदा लोगों के लिए उनका दिल बड़ा वसी हो जाता। आवाम से हम अपील करते हैं कि शांति का माहौल बनाए रखें और इबादत तो करनी है, अल्लाह को मनाना है। अपने घर पे भी इबादत कर सकते हैं, अपने घरों में कुरान पाक सुने, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ों का एहतमाम करें और रोज़ा का एहतमाम करें और हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की कोशिश करें। यूपी में हवाई जहाज, रेल और बसें चल रही हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो फिर इबादत गाहों में लोगों की तादाद को लेकर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है? ये कहना है साबिक मेंबर असेंबली अलीगढ़ हाजी ज़मीरुल्लाह खान का। उन्होंने यूपी हुकूमत की गाइडलाइन पर सख्त बरहमी और तशवीश का इजहार करते हुए ऐलान किया है कि वो नमाज तरावी के साथ दीगर सभी नमाजें मस्जिद में ही अदा करेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए बड़ी तादाद में इबादतगाहों में जाकर नमाजें अदा करें और मुल्क की सलामती और कोरोना से निजात के लिए दुआएं मांगे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के फरमान को इतना मानो जितना जरूरी है और मसाजिद को वीरान न होने दो। बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसान प्रदर्शन हो रहा है
तो आखिर और अभी भी नमाज पढ़ी जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ तरावी की नहीं ऐसी आप पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है? ये इसका मैं खंडन करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा तरावी पढ़ें और अपने मुल्क के लिए। गाजियाबाद में भी कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है। रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कल से रमजान भी शुरू हो रहा है। हमारे नुमाइंदे ने गाजियाबाद की एक मस्जिद में पहुंचकर जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। हम गाजियाबाद की मस्जिद में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जो नमाज आते हैं, बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर रखी जाती है। और पाक महीना शुरू होने वाला है रमज़ान का। हम यहाँ कुछ लोगों से हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है तो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है? भी 1 मीटर का फ़र्क तो रखते ही हम लोग, और देखिए निशान लगे हुए हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग खड़ा होते हैं। तो क्या कहते नमाज अदा करने के लिए कितने व्यक्ति यहाँ पर आते हैं? भाई अभी तो पाबंदी नहीं थी, इसीलिए लोग आ रहे थे, 10, 20, 50 जो भी लोग इकट्ठे होते हैं। बाकी अब पाबंदी लग गई है तो वही 5 आदमी आया करेंगे। तो मस्जिद में 5 लोग ही आएंगे। सुरक्षा और सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है और सावधानियाँ भी रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण गाजियाबाद में तेज़ी से फैल रहा है। इसी के मद्देनज़र अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी को एहतियात रखते हुए यहाँ पर पूरा इंतजाम रखा जा रहा है। गाजियाबाद से नेटवर्क की टीम के लिए मैं रोहित सिंह। कानपुर में मुतनाज़ा होर्डिंग लगाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। चमनगंज थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि वो पोस्टर और होर्डिंग छापने वालों का पता लगा रही है, जिसके बाद ये मालूम हो सकेगा कि पोस्टर और होर्डिंग किसने लगवाई। इस सिलसिले में हिंदू महासंगठन के लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। इन लोगों ने एमआईएम कानपुर पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। कानपुर में पोस्टर लगाए जाने के बाद कुछ तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में सख्त बंदोबस्त किए हैं। आपने उस मामले में एफआईआर हुई भी है और 2 मुकदमों में 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज भी हो गया। तो उसी संबंध में आज हम लोग कमिश्नर साहब से भी अभी मिलने गए थे, तो कमिश्नर साहब ने भी बताया कि एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर होने के बाद भी चूँकि एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द और ठोस कार्रवाई इस मामले में करी जाएगी प्रशासन की ओर से। एआईएम के ऊपर तो कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी ही चाहिए, क्योंकि पोस्टरों में एकदम साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ AIMIM राजनीतिक पार्टी जो की है, और वो हैदराबाद की एक पार्टी है जिसने कानपुर में अपने जो भी प्रत्याशी खड़े करे हों और उनके माध्यम से वो इस प्रकार के बैनर लगा करके उस समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हों या जो भी उनका एक कारण हो, मगर कुल मिलाकर के ये हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का कार्य किया उन्होंने और इस क्षेत्र का माहौल खराब करने का कार्य किया। थाना चमनगंज क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसके कारण एक धर्म की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची गई थी। इसी क्रम में थाना चमनगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 45/21 और इसमें जो धारा है आईपीसी की 153A और 295A है, अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और लोगों को चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के कहर के बाद लगे लॉकडाउन ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को काफ़ी धीमा कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी कारोबार पूरी तरह पटरी पर लौटा भी नहीं था कि कोरोना वबा का कहर एक बार फिर नाजिल हो गया है। मुकम्मल लॉकडाउन न लगाने के बावजूद एहतियाती पाबंदियों से इस मरतबा भी हालात लॉकडाउन जैसे ही नजर आ रहे हैं और इसका खौफ कारोबार और लोगों के रोजगार पर नजर आ रहा है। करबा सनत के लिए मशहूर मगरबी यूपी के मेरठ शहर में गुज़िश्ता 20 दिनों में तकरीबन 60% कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या फिर न के बराबर चल रहे हैं। लॉकडाउन लग जाने का खौफ और काम न होने के सबब हजारों की तादाद में कारीगर अपने घरों को लौट चुके हैं। मगरबी यूपी का बुनकर नगर कहलाने वाला मेरठ आज इसी बुनकर के काम के लिए, मशीन के कपड़े के काम के लिए परेशान है।
लॉकडाउन तो नहीं मुकम्मल लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे कारोबारी परेशान है, कारोबार ख़त्म हुआ है और सबसे ज़्यादा असर इन मालिकान मिल जो कपड़ा फैक्ट्रीज़ हैं इनके मालिकान के अलावा, कारखाने के मालिकान के अलावा सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है वो कारीगरों पर पड़ा है, जो कि ईस्ट यूपी और बिहार से आके यहाँ पर काम करते हैं। वो अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हुए हैं। इन हालात में कैसे काम चल रहा है और किस तरह से ये कारखाने बंद हो रहे हैं, यहाँ पे बुनकर एसोसिएशन के लोग भी मौजूद हैं और कारखाने के जो मालिकान हैं वो भी मौजूद हैं और जो कुछ कारीगर यहाँ पे बच गए हैं जो अभी काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। आदिल भाई, क्या सूरत हाल है इस वक्त? असल में पिछले साल के लॉकडाउन के हिसाब से अभी हम संभल भी नहीं पाए थे। हमारी लेबर खुद इतनी परेशान है, कारोबार है नहीं। लॉकडाउन नहीं लगा, हाँ, हालात लॉकडाउन जैसे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारे यहाँ जो छोटा मोटा दिन में रात में काम होता था वो रात में पुलिस आके परेशान करती है कि कर्फ्यू है, काम क्यों कर रहे हो। इस डर के मारे जो है लेबर चली गई है। 5, 7, 8 आदमी यहाँ काम करते थे, 5 आदमी चले गए, 2-3 आदमी हमारे बचे हैं। इधर इतनी परेशानी है, ना माल मिल रहा है, ना माल बिक रहा है, ना पैसे आ रहे हैं। भूखमरी के कगार पर बुनकर हैं। 500-700 कारखाने हैं और 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ पर कारीगर भी नहीं रुक रहा है क्योंकि लॉकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू में लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है हम बुनकर जो परेशान है, एक बिजली के बिल को लेके है कि पहले ही 8 महीने का बिल हमारे पे चढ़ा हुआ है और ये अभी सरकार तय नहीं कर पाई है कि बुनकर को फ्लैट रेट से कैसे क्या हिसाब से देना है। बिहार के रहने वाले दरभंगा जिला के यहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और काम की हालात ऐसी हो गई है तो पेट भरना भी मुश्किल हो रहे हैं। रात दिन करके काम कर रहे थे और इस टाइम आप काम भी नहीं है, यहाँ तक घर में खाने के पैसे भी नहीं है। पिछले लॉकडाउन में आदमी बहुत परेशान हो गया। पूरे 1 साल की लॉकडाउन लगा, घर पे सब आदमी चले गए थे। अब सोचा अब काम चलेगा, मगर जब से काम भी नहीं चल रहा, अब नेट कर्फ्यू लगा दिया। इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, हालात लॉकडाउन से कम भी नहीं है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो आम आदमी और लेबर तबका है। ख़ास तौर पर इस तरह के कारखानों में काम करके अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले, रोज़गार हासिल करने वाले जो कारीगर हैं, उन पर इस कर्फ्यू का, इन सख्तियों का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। वो यही चाहते हैं कि एहतियात बरती जाए, एहतियाती इक़दाम के साथ कम से कम इन फैक्ट्रीज़ को चालू रखा जाए ताकि गरीब पर इसका असर ना पड़े। तंज़ीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अंग्रेजी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ महात्मा गांधी की डांडी यात्रा तारीख के सफ़हात पर रोशन है। इलाहाबाद नेशनल म्यूज़ियम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ महात्मा गांधी के हाथों डांडी यात्रा में बनाया जाने वाला नमक महफूज रखा गया है। महात्मा गांधी की डांडी यात्रा के 91 बरस पूरे होने के मौके पर इलाहाबाद नेशनल म्यूज़ियम में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का ऑनलाइन इफ्तिताह रियासत के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया। डांडी यात्रा और खुद कफील भारत के उन्वान से मुनक़िद होने वाले इस सेमिनार में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों और समाजी कारकुनान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जिस रूप में आज उद्घाटित कर रहा है, निश्चित रूप से गांधी को और उस इतिहास के हर पहलू को समझने में यह प्रदर्शनी मदद करेगी। देखिए, गांधी की मानवियत कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि गांधी एक ऐसा ख्याल है जो हमें बहुत आगे तक ले जाने की प्रेरणा देता है। तो आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उनमें भी गांधी की मानवियत उतनी ही बरकरार है जितनी पहले थी उनके वक्त में, और आगे भी इंशाल्लाह वो रहेगी। उतने ही संदर्भ युक्त हैं जैसे 1947 के पहले थे। इनकी दांडी यात्रा को, इनके नमक तोड़ो आंदोलन को हमने एक प्रतीक के रूप में लिया है कि वह एक आत्मनिर्भर भारत का, कि हम नमक जो है, यदि सरकार उस पर टैक्स लगा रही है, नमक जो है सामान्य लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम स्वयं अपना नमक बना रहे हैं। तो ये केवल एक प्रतिकार और प्रतिरोध नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था, एक इशारा था, एक संकेत था भारत का आत्मनिर्भर बनने के पहले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
23वें यौम विलादत कल अलीगढ़ में बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाई जाएगी। इस मरतबा इस तारीखी यात्रा को निकालने की जिम्मेदारी खवातीन विंग ने अपने हाथों में ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यौम विलादत तकरीब समिति के जिम्मेदारान पूजा गौतम और सुमन गौतम ने बताया कि बाबा साहिब पूरी जिंदगी औरतों को बराबर के हकूक दिलाने और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहे। 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब की भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है, जो हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से बनाई जाती है और इसी वर्ष भी हम बहुत धूमधाम से बनाएंगे। बस इसमें नियम ये रहेंगे कि हमें जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी है उसमें 100 लोग हैं, 100 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं है और एक झांकी एक बैंड होगा। उसमें हम कुछ उचित दूरी भी बना के रखेंगे, इसमें मास्क भी हम रखेंगे। बाबा साहब का एक सपना था कि वो जब तक महिला पुरुष के बराबर नहीं होगी तब तक उस समाज का विकास नहीं हो सकता। तो हम यही चाहते हैं कि हम जिस तरीके से बाबा साहब ने सपना देखा था कि महिला और पुरुष के बराबर होना चाहिए, तो हम भी यहाँ कमान इसलिए साधी है क्योंकि सालों से ये काम पुरुष करते आए हैं, तो हम क्यों नहीं करते। यूपी में पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर शराब माफिया मुतहरिक हो गए हैं। पुलिस लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने आज गैर कानूनी हथियारों के साथ गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में 15 तारीख को पंचायत इंतखाबात हैं, जिसके चलते पुलिस की दबिश जारी है। इलाहाबाद से मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के इंजन में भयानक आग लग गई है। ट्रेन के इंजन में आग लगने से मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। मुंबई स्पेशल ट्रेन को थाना थरवाई के गांव चितवार डेहा के करीब हंगामी हालत में रोका गया। ट्रेन की आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ट्रेन में आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए रेलवे के आला अहलकार मौके पर रवाना हो गए हैं। ट्रेन में आग लगने से फिलहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। SHO कत्ल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 को सबसे पहले FIR और पोस्टमार्टम की कॉपी मिली है। FIR के मुताबिक मस्जिद के लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान करके लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया गया था। 500 से ज्यादा अफराद जमा हुए थे, जिनके हाथों में लाठी, डंडे और दीगर हथियार थे। इस सिलसिले में 21 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जबकि 500 नामालूम अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार। बात करते हैं इनसे। जितेंद्र जी, जिस तरह से FIR लॉन्च किया गया है, 10 धाराओं के तहत FIR लॉन्च किया गया है, मूल रूप से मूलतः जो अनुसंधान है अब शुरू हो चुकी है। बंगाल पुलिस क्या सहयोग कर रही है बिहार पुलिस को, और अनुसंधान कब तक पूरी होगी? इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग हैं जो नामजद अभी बनाए? जैसा आप जानते हैं कि ये घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी, तो इसलिए कांड पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ है और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी उसमें हो चुकी है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी अन्य के विरुद्ध भी उनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने कहा कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस हमें सहयोग कर रही है, बल्कि यहाँ पर उल्टा होगा, क्योंकि अनुसंधान उनके यहाँ हो रहा है। अनुसंधान में सहयोग हमें प्रदान करना है उन्हें, और हम उनको अनुसंधान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि इस कांड में जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान, जो कि कुछ पहचान हुई है और जो अज्ञात हैं उनकी भी पहचान हो, उनके विरुद्ध गिरफ्तारी हो, आरोप पत्र उनके विरुद्ध समर्पित किया जाए और प्राथमिकता पर इसका जो है ट्रायल करा के उनको सजा दिलाई जाए। ये भी आपसे जो है हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि यदि इस कांड के संबंध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य या सूत्र या कोई भी बात किसी के सामने आती है तो वो किशनगंज पुलिस को भी बताएं, और उसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल जिस थाना में कांड दर्ज हुआ है वहां की पुलिस को भी बताएं। जो पुलिसकर्मी रेड में गए थे, कहीं न कहीं उनके जो लापरवाह रवैया रहा वो भी एक कारण रहा। महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र ने अपनी प्रारंभिक जांच में, या ये कहें कि जाए कि उनको प्रारंभिक जो वहाँ पे घटना के बारे में पता चला, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। और अब आगे और जो आगे जांच चलती रहेगी तो उसमें और बातें स्पष्ट होंगी कि किसके स्तर से कोई लापरवाही हुई या चूक हुई तो कैसी थी और किस हद तक थी, और क्या उससे जो है कुछ बचा जा सकता था या उसमें और बेहतर तरीके से जो है
है इस कार्रवाई को किया जा सकता था, ये केस स्टडी के रूप में भी हम लोग रखेंगे, और ताकि यदि इसमें कोई त्रुटि हुई है किसी तरह की तो वो आगे ना हो। लोगों से भी इन्होंने न्यूज 18 के माध्यम से अपील की है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत आते हैं, कोई एविडेंस, कोई जानकारी होती है तो इसे जरूर किशनगंज पुलिस को दे, ताकि किशनगंज पुलिस जो है वो बंगाल पुलिस को दे और उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई है वो बंगाल पुलिस जल्द सुनिश्चित कर सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अजय निषाद ने किशनगंज SHO कत्ल मामले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बेहद शर्मनाक है, और खासकर जो मस्जिद से जो अंजाम दे के जो भीड़ को लिया गया है, ये जितने भी कम पढ़े लिखे जो धर्म के नाम पे कटने मरने को तैयार रहते हैं, वैसे लोग को उसका कर ये काम कराया गया। सबसे पहला तो होना चाहिए कि जो उस मस्जिद का जो मौलवी है उस पर हत्या का केस होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना के खतरे से आवाम परेशान है। RT-PCR रिपोर्ट में देरी से लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ गई है। लोगों को टेस्ट रिपोर्ट मिलने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वक्त पर रिपोर्ट मिल रही है। कोरोना संक्रमण जो है वो बिहार में काफी तेजी से पांव पसार रहा है। बात पटना की कर ले तो राजधानी पटना में जो है वो कोविड संक्रमण का जो ग्राफ है वो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जो है वो लोग कोरोना जांच जो है वो करवाने आ रहे हैं, RT-PCR जांच करवाने आ रहे हैं, एंटीजन जांच करवाने आ रहे हैं। लेकिन जो अधिक लोग जो हैं यहाँ कतारबद्ध होकर जो खड़े हैं, इन लोगों में से जो अत्यधिक लोग हैं उनका ये कहना है कि RT-PCR रिपोर्ट जो है वो अब 36 घंटे के बजाय जो है 7 से 8 दिन होने के बावजूद जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो लोग इसको लेकर के काफी परेशान हैं। जबकि बात अगर प्राइवेट सेंटर्स की कर ले तो वहाँ पे जो RT-PCR रिपोर्ट जो है वो महज 36 घंटे के अंदर में जो है वो लोगों को मिल जा रही है। एटलीस्ट इसका जो है ना क्विक एक्शन होना चाहिए। अभी हमारे सामने 2 स्वास्थ्य अधिकारी ठीक है ना, अभी उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव, और उनके वजह से उनको अभी तो रिपोर्ट आया लेकिन उनके वजह से उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई। अल्फाज ही गलत है। ठीक है, अगर सिस्टम अगर सुधारना है ना तो एक हब में करवाइए ना, नजदीक कोई भी सेंटर बनवाइए। अभी देखने को मिल रही है लोग 10-10 दिन इन लोगों को जो है वो RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। वो जो लचर व्यवस्था है उसमें सुधार हो, और यही बात जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार। हालांकि बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि रिपोर्ट वक्त पर ही दी जा रही है। अगर कुछ जगहों पर परेशानी है तो उसे दूर किया जाएगा। ये पुरानी शिकायत हो गई, जरूर 1-2 दिनों के लिए ऐसी शिकायत पट्टा के संदर्भ में आई थी। तुरंत उसकी पूरी जांच हुई और सिस्टम में जहां पे दिक्कत आ रही थी उसको ठीक किया गया। 2 दिनों तक ये कठिनाई हुई थी, लेकिन अब फिर समय से RT-PCR रिपोर्ट लोगों को दिए जा रहे हैं, और हमारा प्रयास लगातार है कि RT-PCR टेस्ट के नंबर को हम बढ़ाएं, और हम बढ़ा भी रहे हैं। गया से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर वजीरगंज की है, जहां एक नौजवान के साथ दबंगों ने गैर इंसानी सलूक किया है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक नौजवान के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उसने पंचायत इंतखाबात में एक उम्मीदवार का साथ देने से इनकार कर दिया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आ रहा है, गाँव प्रचार करो। हम बोला ऐसा नहीं करेंगे, बोला बहुत जिद्दी है, इसको रूम में बंद करो। रूम में बंद किया, बहुत मारा हमको, बोले इसको थूक चटाओ, थूक चटा के रिकॉर्डिंग करो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।